तारीख है 3 जनवरी 2026। रात का अंधेरा है और एक मुल्क के हाजिर सर्विस सदर को एक दूसरी गैर मुल्की ताकत उसके अपने घर से उठाकर ले जाती है। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यही वो वाकया है जहां से हमारी आज की बात शुरू होगी। तो ये सारा ऑपरेशन हुआ कैसे? भाई बिजली की सी तेजी से। देखें, तैयारियां तो 2025 के बीच से ही चल रही थीं, जब CIA ने वेनेजुएला के अंदर मालूमात जमा करना शुरू की। और फिर 3 जनवरी की रात तकरीबन 2 बजे 150 से ज्यादा तैयारों ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस को बिल्कुल खामोश कर दिया। उसके आधे घंटे के अंदर ही अमेरिकी डेल्टा फोर्स सदारती कंपाउंड में दाखिल हो गई और सुबह होने से पहले ही सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके सीधा USS इवो जिमा पर पहुंचा दिया गया। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 5 जनवरी को वो मैनहट्टन की एक अदालत में खड़े थे। मतलब जिस रफ्तार और सफाई से ये काम हुआ, वो उसकी प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है, यानी उसूल पर ताकत की बरतरी। आइए इसी मरकजी नुक्ते को समझते हैं। यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। एक तरफ है अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़, वो कहते हैं कि ये तो बस एक कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई थी, मंशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ जो तज्जिया निगार हैं, वो कहते हैं कि ये सब दिखावा है। असल में ये ताकत का खुला मुजाहरा था, ये दिखाने के लिए कि जब ताकत की बात आती है तो उसूल पीछे रह जाते हैं। और उसूल जो है ना, वो झाड़ियों की तरह होते हैं। एक बड़ी ताकत जब ये समझती है कि दूसरी तरफ कोई खतरा है या कोई बड़ा इनाम, तो वो बेझिझक उन्हें रौंदती हुई आगे निकल जाती है। और शायद यही एक जुमला इस पूरे वाक़े का निचोड़ है। तो इस सब से एक नई इस्तिलाह सामने आती है, मशरूत खुद मुख्तारी, यानी कंडीशनल सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी एब्सोलूट नहीं है, यानी हतमी नहीं। वो इस बात पर मुनहसर है कि ताकत का तवाज़ुन किसके हक में है। और अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो बैनुल अक़वामी कानून का नफाज भी उन्हीं का हक है जिनके पास उसे नाफिज करने की ताकत है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या हिसाब किताब था? आइए इसी क्यों का तज्जिया करते हैं। देखें, कोई भी इतना बड़ा फैसला ऐसे ही नहीं ले लेता। एक पूरा हिसाब किताब होता है फ़ायदे और नुकसान का। अमेरिकी सोच ये थी कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। क्या फ़ायदे? भाई तेल के बहुत बड़े ज़खायर तक रसाई मिल जाएगी, इस खित्ते में अपना कंट्रोल दोबारा मजबूत हो जाएगा और जो मुखालिफ हैं उनको एक सख्त पैगाम जाएगा। और इसके बदले में नुकसान क्या कबूल किया गया? यही कि पूरी दुनिया में मजम्मत होगी, जो हुई भी, और बैनुल अक़वामी इदारे मज़ीद कमज़ोर होंगे। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था, एक सोचा समझा खतरा। और इस सारे हिसाब किताब में जो सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा था, वो क्या था? वो था तेल। वेनेजुएला का दुनिया में पहला नंबर है। जी हाँ, पहला नंबर तेल के साबित शुदा ज़खायर के मामले में। तो ये इतना बड़ा माशी इनाम था कि इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया जा सकता था। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह की मुदाखलत की एक लंबी तारीख है। ज़राए बताते हैं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 20वीं सदी के शुरू में गन बोट डिप्लोमेसी थी, फिर सर्द जंग के दौरान तो लातादाद खुफिया ऑपरेशंस हुए, और सबसे बड़ी मिसाल तो 1989 में पनामा पर हमला है, जब मैनुएल नोरिएगा को पकड़ने के लिए फ़ौज भेजी गई। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो जाहिर है पूरी दुनिया ने इसे देखा। तो फिर दुनिया का रद्द अमल क्या था, उसके आलमी असरात क्या हुए? अब इस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि तवक्को थी, दुनिया इस पर बिल्कुल बट गई। तकरीबन 45% रद्द अमल तो रूस और चीन की तरफ से आया, जिन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। फिर 30% वो थे जो अमेरिका के इलाकाई इत्तेहादी हैं, उन्होंने कह लें कि खामोश हिमायत की। और बाकी जो 25% ग्लोबल साउथ के ममालिक थे, उन्होंने शकूक व शुबहात के इजहार किया और इसे मुनाफकत करार दिया। तो साफ जाहिर है कि दुनिया इस मामले पर एक पेज पर बिल्कुल नहीं थी। तो इस ताकत के मुजाहरे का जवाब भी तो आना था। रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें अब खुद को मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठा रही हैं। पहला कदम, डी डॉलराइजेशन को तेज़ करना, यानी डॉलर पर इन्हिसार कम करना ताकि अमेरिकी मुआशी दबाव का असर कम हो। दूसरा कदम, ब्रिक्स प्लस और SCO जैसे जो मुतबादिल ब्लॉक्स हैं, उन्हें मज़ीद मजबूत बनाना। और तीसरा कदम, अपने लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना कि मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी हमले का सोचा भी ना जा सके। तो इस सारी बहस के बाद अब आखिर में बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये एक वाकया हमें पूरे आलमी निज़ाम के बारे में क्या सिखाता है? और कि कानून कोई आज़ाद चीज़ नहीं है जो सबको रोके, बल्कि ये खुद ताकत का एक औजार है। जिसके पास ताकत है वही फैसला करता है कि कानून का इस्तेमाल कब, कहाँ और किस पर करना है। तो फिर ये सब देखने के बाद एक ही सवाल जहन में आता है, इस आलमी निज़ाम में उसूल असल में बनाता कौन है? और इस सवाल का जवाब इस वाक़े ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में दे दिया है। पैगाम यह है कि जो उसूलों के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है
वही दुनिया की ऊंच नीच का फैसला करता है, यानी आलमी हायरार्की वही तय करता है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि ताकत उसूल से बड़ी है, और इस बार ये बात पहले से कहीं ज्यादा खुलकर सामने आई है।